हेलो दोस्तों। साथियों, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के तहत हड़प्पा सभ्यता पर बात कर रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो किन देशों में है और किन किन क्षेत्रों में है। हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल पाए गए हैं वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में पाए गए हैं और इन 3 देशों के किन किन क्षेत्रों में इनका विस्तार है उन सभी चीज़ों पर हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। साथ ही उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे आज, और आज हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। आज हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं उनकी अपनी क्या विशेषता रहे हैं और ऐसे कितने स्थान हैं जिनको हड़प्पा सभ्यता में नगर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, मतलब जिनकी पहचान नगर के रूप में की गई है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल पाए गए हैं उनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं और उनमें जिन स्थानों का जो विकास हुआ है वो नगर के रूप में हुआ है। तो किसी भी स्थान को नगर की संज्ञा कब दी गई है, उन सभी चीज़ ऐसी क्या क्या मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए किसी भी स्थान पर जिससे कि उस स्थान को नगर की संज्ञा दी जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं। देखिए, हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक कुल 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है जब से इसके साक्ष्य पाए गए हैं इस सभ्यता के, और आज तक इसमें अप्रोक्सीमेट लगभग 1500 स्थल इसमें खोजे गए हैं। अब यदि हम बात करें इन स्थलों में, 1500 स्थलों में 7 स्थल ऐसे हैं, एकमात्र 7 स्थल ऐसे हैं जिनकी पहचान नगर के रूप में की गई है। बाकी स्थल जितने भी हैं उनमें संयुक्त संस्कृतियां पाई गई हैं। कुछ स्थानों पर नगर के भी रूप पाए गए हैं, कुछ स्थानों पर ग्रामीण बस्तियों के भी साक्ष्य पाए गए हैं, लेकिन मूल रूप से 7 स्थल पूरी सभ्यता में 7 स्थल ऐसे हैं जिनकी पहचान नगर के रूप में की गई है। वो 7 स्थल कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है इसमें हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा स्थल है आपका लोथल, फोर्थ है आपका कालीबंगा, पांचवा स्थल है इसमें आपका बनावली जो कि हरियाणा में है, छठा स्थल है इसमें आपका धोलावीरा, और सातवां स्थल जो कि नगर के रूप में पाया गया है वह है आपका चनहूदड़ो। तो देखिए, मूल रूप से ये 7 स्थल ऐसे हैं संपूर्ण सभ्यता में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा और चनहूदड़ो, ये 7 स्थल ऐसे हैं जिनकी पहचान संपूर्ण सभ्यता में नगर के रूप में की गई है। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि आपके वनडे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हड़प्पा सभ्यता टॉपिक से, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं 7 स्थलों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन 7 स्थलों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि इन 7 स्थलों की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं और इन स्थानों से किस किस प्रकार की खोजें की गई हैं, किस प्रकार के साक्ष्य हमें मिले हैं जिससे कि हमें इन स्थानों को समझने में आसानी हुई है। उसके साथ साथ सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में इन 7 स्थलों को नगर की संख्या क्यों दी गई है, ऐसी क्या विशेषताएं रही हैं जिससे कि इनको नगर कहा गया है। तो सबसे पहले हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करते हैं कि किसी भी स्थान को हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किसी भी स्थान को एक नगर की संज्ञा जो दी गई है वो किन किन आधारों पर दी गई है, ऐसे क्या क्या मुख्य चीज़ें होनी चाहिए किसी भी स्थान पर जिससे कि उसको नगर कहा जाए। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले उन सभी विशेषताओं को। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल नगर के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, उनकी क्या अपनी विशेषताएं रही हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि इन नगरों की विशेषताएं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये सभी स्थल 2 भागों में विभाजित थे। मतलब जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो 7 स्थल हैं जिनको नगर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है संपूर्ण सिविलाइजेशन में, उसमें ये 7 स्थल ऐसे हैं
जो कि दो भागों में विभाजित थे। वो दो भाग कौन कौन से थे? एक तो था आपका पूर्वी टीला और दूसरा था आपका पश्चिमी टीला। मतलब प्रत्येक स्थल जो कि नगर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है वह स्थल दो भागों में विभाजित था। उसमें दो अलग अलग बस्तियां बसी हुई थी, एक तो पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला था। अब पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला ये किस प्रकार से विभाजित किए, किन आधारों पर विभाजित किए गए हैं? देखिए, सबसे पहली चीज है कि पूर्वी टीला को नगर कहा जाता था। उस स्थल पर देखिए, मान लेते हैं कि कोई जैसे कि ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है और इस स्थान के इस नदी के तट पर कोई नगर बसा हुआ है। मान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल बसा हुआ है, एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं इसको। तो ये जो स्थल है ये दो भागों में बटा हुआ था। एक था इसका पूर्वी टीला, ठीक है, एक था आपका इसका पश्चिमी टीला। तो प्रत्येक स्थल जो कि 7 स्थल हैं नगर के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तो पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला था। जो पूर्वी टीला था वो सामान्य लोगों के लिए था। उसमें एक मजदूर वर्ग, शिल्पकार, मतलब किसान, ये सभी लोग निवास करते थे, शिक्षक निवास करते थे। तो जो सामान्य वर्ग था समाज का वह सभी नगर के पूर्वी हिस्से में निवास करते थे, पूर्वी टीले पे निवास करते थे। और जो उस सभ्यता में जो उस स्थल में शासक वर्ग हुआ करता था, जो कि पुरोहित वर्ग हुआ करता था, वो उसके पश्चिमी टीले में निवास करता था। देखिए, यहीं पर ये चीज़ मैंने लिखी है कि पूर्वी टीले को नगर कहा गया है और पश्चिमी टीले को दुर्ग कहा गया है। इसको जो बोला गया है जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे, इसको बोला गया है नगर, और जो पश्चिमी टीला है इसको दुर्ग की संज्ञा दी गई है। पूर्वी टीले में सामान्य लोग निवास करते थे। ये सामान्य लोग कौन होते थे? जैसे कि किसान लोग थे, या फिर मजदूर वर्ग था, या फिर शिल्पकार थे, या फिर व्यापारी लोग थे। जो व्यापारी वर्ग से संबंध रखने वाले लोग थे वह सभी जो थे वह नगर के पूर्वी हिस्से में निवास करते थे। ठीक है। पश्चिमी टीले में विशेष वर्ग निवास करता था। विशेष वर्ग में कौन होता था? जैसे कि पुरोहित वर्ग था, या फिर इसको हम बोल सकते हैं शासक वर्ग। ठीक है, मतलब एक ऐसा वर्ग, समाज का एक ऐसा हिस्सा जो कि समाज के लिए रूल्स रेगुलेशंस तैयार करता था, या पर वहाँ पर अपना जो है गवर्नेंस स्टेबल करता था, शासन अपना स्थापित करता था। तो वह उस वर्ग से संबंध रखने वाले लोग जो थे नगर के पूर्वी पश्चिमी हिस्से में दुर्ग में निवास करते थे। तो ऐसी जो विशेषताएं पाई गई हैं वो संपूर्ण सभ्यता के 7 स्थलों पर पाई गई हैं। वो 7 स्थल जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें हड़प्पा है, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, कालीबंगा है, चनूदड़ो है, बनावली है। तो ये सभी जो स्थल हैं 7 स्थल, वह 7 स्थल जो हैं नगर के रूप में बताए गए हैं। अब सबसे पहले हम महत्वपूर्ण स्थलों में इन 7 स्थलों की बात करेंगे। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो इसी टॉपिक पर होगी कि हम ये जो संपूर्ण सभ्यता के 7 स्थल हैं जिनको नगर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, इनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले हड़प्पा स्थल के बारे में। देखिए, हड़प्पा स्थल जो है संपूर्ण सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थान है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की गई, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जब अवशेष प्राथमिक तौर पर हमें प्राप्त हुए तो वह हड़प्पा ही नामक स्थान से प्राप्त हुए। यदि और इसी के नाम पर संपूर्ण सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। वो मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि हड़प्पा सभ्यता को किन किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा जो नामक स्थल है संपूर्ण सभ्यता का, वो एक ऐसा स्थल है जो कि संपूर्ण सिविलाइजेशन में खोजा गया सबसे पहला स्थान है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल पाकिस्तान में खोजे गए हैं वो 3 क्षेत्रों में खोजे गए हैं। एक तो सिंध क्षेत्र है, सिंध प्रांत है, दूसरा पंजाब प्रांत है, और तीसरा जो क्षेत्र है वो बलूचिस्तान क्षेत्र है। तो हड़प्पा नामक जो स्थल है जो कि इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है वह हड़प्पा है। वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगुमरी जिला, पंजाब प्रांत का जो जिला है पाकिस्तान में वह है मांटगुमरी जिला। उसमें रावी नदी के बाएं तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर। ये देखिए, दाएं तट पर या फिर बाएं तट पर, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस प्रकार के जो फैक्ट होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं सामान्यतः। तो ये सभी चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। तो हड़प्पा नामक स्थल की जो स्थिति है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, अब इस स्थल की अपनी क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली चीज़ तो देखिए, ये लिखा है मैंने यहाँ पर कि इसको प्रारूप स्थल भी कहा गया है या फिर प्रारंभिक स्थल। प्रारूप स्थल का मतलब यह है कि इस संपूर्ण सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल है ये, और इसी के नाम पर इस सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है, इसी स्थान के नाम पर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए इसी प्रकार जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि 7 स्थल आते हैं संपूर्ण सभ्यता में, जो कि एक तरीके से नगर के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं, नगर के रूप में चिन्हित किए गए हैं। तो उनमें एक हड़प्पा भी है, और ये हड़प्पा जो स्थल है ये रावी नदी के बाएं तट पर है। और ये स्थल, ये जो हड़प्पा है, ये भी 2 भागों में विभाजित है, 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो है आपका पूर्वी टीला, एक है आपका पश्चिमी टीला। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पूर्वी टीला है उसको नगर कहा गया है, और जो पश्चिमी टीला है उसको दुर्ग की संज्ञा दी गई है, दुर्ग बोला गया है। दुर्ग जो है वो विशिष्ट वर्ग से संबंध रखता है, मतलब दुर्ग में जो है एक विशिष्ट वर्ग के लोग निवास करते थे, शासक वर्ग निवास करता था, पुरोहित वर्ग निवास करता था। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो दुर्ग है, मतलब इसका जो पश्चिमी टीला है वो 4 दीवारी से घिरा होता था, दुर्ग। यहाँ पर हम सिर्फ पूर्वी टीले की बात नहीं कर रहे हैं। हड़प्पा जो स्थल है उसमें सिर्फ एक ही संपूर्ण नगर का जो पश्चिमी टीला है वो सिर्फ 4 दीवारी से घिरा हुआ है। जो पूर्वी टीला है उसके चारों तरफ कोई 4 दीवारी नहीं है। और ये 4 दीवारी जो खड़ी करने का जो मंतव्य होता था, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो हो सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए उस क्षेत्र को जो है 4 दीवारी से घेर दिया गया हो, या फिर जो जंगली जानवर हैं उनसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको 4 दीवारी से घेर दिया गया है। तो हड़प्पा में जो है पश्चिमी स्थल है, जो दुर्ग है, जिसको दुर्ग नाम से जाना गया है, 4 दीवारी से घिरा होता था। अब यदि हम इसकी खोज की बात करें या फिर हम इसकी खुदाई की बात करें, तो खोज की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, 1826-1823 के आसपास सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल देखा गया, लेकिन उस पर बहुत लंबे समय तक कोई कार्य नहीं किया गया। वहाँ से कुछ ईंटें भी निकाली गई जब भारत में रेल विस्तार हो रहा था और लाहौर से और कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय भी हड़प्पा नामक स्थल से कुछ ईंटें निकाली गई, लेकिन उसके बारे में कोई रिसर्च कार्य नहीं किया गया। सबसे पहली बार 1921 में, जैसा कि मैंने बताया आपको, पहले बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, कि जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। उनके निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई, उसका उत्खनन किया गया। और ये जो कार्य हुआ वो हुआ आपका 1921 में। ठीक है, तो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया, इसकी खुदाई की। और इस खुदाई में जो है उनके जो सहायक थे वो थे माधव स्वरूप वत्स। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इस प्रकार के जो तथ्य होते हैं वो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछ ले जाते हैं। पूछ लिया जाएगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई के समय दयाराम साहनी के सहायक के रूप में किसने कार्य किया? तो वो थे आपके माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स ने दयाराम साहनी को जो है इसमें हेल्प किया। अब इस स्थान से जो मुख्य चीज़ें खोजी गई हैं वो क्या है? देखिए, एक स्थान से सिर्फ 1 या 2 चीज़ें नहीं खोजी जाती हैं। किसी भी स्थान की जब खुदाई की जाती है तो उसमें बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे औजार मिलते हैं, बहुत प्रकार के भिन्न प्रकार की वस्तुएं वहाँ से निकाली जाती हैं। लेकिन हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमें उन्हीं को पढ़ना होता है। और इसमें समझने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, आपको बुक्स में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से संबंधित मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ टू द पॉइंट बातें करेंगे और उन्हीं फैक्ट पर बात करेंगे जो कि विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन, या फिर आने वाले जो एग्जाम्स हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें पूछे जाने की संभावना है। देखिए, सामान्य क्वेश्चन अब बनने की जो ट्रेंड है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में खत्म हो गया है। अब थोड़ा सा टिपिकल टाइप में मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं फैक्ट पर बात करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से खोजों की बात करते हैं हम। हड़प्पा नामक स्थल से जो स्थान खोजे गए हैं, जो वस्तुएं खोजी गई हैं, वो आपकी क्या क्या हैं? देखिए, यहाँ से एक तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त की गई है। तांबे की इक्का गाड़ी, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये फैक्ट कई बार पूछा गया है और संभावना है कि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनेगा।
तो एक तांबे की इक्का गाड़ी की खोज की गई है इसके खुदाई के समय। और यहाँ से सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में आपके, कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें। अभिलेखीय मोहरें क्या होती हैं? देखिए, मोहरें होती थी उस समय, मोहरें प्रचलन में थी जो कि भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो सबसे अधिक मोहरें तो अन्य स्थानों से पाई गई हैं, लेकिन अभिलेखीय मोहरों की बात करें हम, मतलब ऐसी मोहरें जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कोई आकृति बनी हुई है, कोई शब्द लिखा हुआ है, तो अभिलेखीय मोहरें लिखित रूप में जो मोहरें प्राप्त हुई सबसे ज़्यादा वो आपकी हड़प्पा नामक स्थल से ही प्राप्त हुई हैं। तो ये दो फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता से। यहाँ से एक तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त की गई है और सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें जो हैं इस सिविलाइजेशन से संबंधित यहाँ से प्राप्त की गई हैं। तो ठीक है, ये आपका हड़प्पा स्थल है। इसके बाद देखते हैं हम आगे मोहनजोदड़ो। आइए हम देखते हैं अब मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसकी अपनी क्या विशेषताएं हैं। तो आइए अब देखते हैं हम मोहनजोदड़ो नामक स्थल की अपनी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो यह भी पाकिस्तान में ही है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। जैसा कि हमने देखा था कि हड़प्पा नामक स्थल जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था, वो जो है मांटगुमरी जिले में था। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसकी स्थिति जो है वो लरकाना जिले में है। मतलब सिंध प्रांत में पाकिस्तान में एक लरकाना जिला है, वहाँ पर यह है और सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, यदि हम उत्खनन से संबंधित तथ्य की बात करें मोहनजोदड़ो नामक स्थल की, तो इसका उत्खनन जब हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया गया 1921 में राखालदास बनर्जी के द्वारा, तो उसके अगले ही वर्ष मतलब 1922 में हड़प्पा नामक स्थल की जो उत्खनन किया गया था वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। लेकिन मोहनजोदड़ो नामक स्थान की जो उत्खनन किया गया वो 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। उत्खनन जो किया गया इसका 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। और इस स्थान की अपनी क्या विशेषताएं हैं आप देखिए। सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, ये सामान्यतः किताबों में नहीं मिलता है कि संपूर्ण सभ्यता में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा स्थल है ये। मतलब जितने भी स्थल हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं अभी तक, उसमें सबसे अधिक जो लोग निवास करते थे वो मोहनजोदड़ो में ही निवास करते थे। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है ये। इसमें ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसमें लगभग 35 से 40 हज़ार लोग निवास करते थे। मोहनजोदड़ो नामक स्थल में मतलब लगभग 35 से 40 हज़ार लोग निवास करते थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और देखिए, मतलब मोहनजोदड़ो को कुछ अन्य नामों से भी जाना गया है, बहुत सारे नाम हैं इसके। क्या क्या हैं? इसको जो है मृतकों का टीला भी कहा गया है। मृतकों का टीला क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे अधिक मानव अवशेष संपूर्ण सभ्यता में यदि कहीं से हमें प्राप्त हुए हैं तो वो है मोहनजोदड़ो, इसलिए इसको मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला, ये दो नाम जो हैं वो इसी से लिंक करता है कि यहाँ पर सबसे अधिक मानव के कंकाल तंत्र मतलब मानव के जो अवशेष हैं वो सबसे अधिक संख्या में मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला कहा गया है। इसे सिंधु का बाग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिएगा सिंधु का बाग किसे कहा गया है? ये जो फैक्ट है ये कई बार पूछा गया है और संभावना है कि आने वाली परीक्षाओं में ये ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ से कि किस स्थल को सिंधु का बाग कहा गया है। सामान्यतः लोग हड़प्पा बोल के आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो नामक स्थल को सिंधु का बाग कहा गया है या फिर स्तूप टीला भी कहा बोला है इसको बोला गया है स्तूप टीला। स्तूप टीला का मतलब यही है कि इस स्थान से बहुत सारे मानव कंकाल तंत्र एक ऊंचे ढेर के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको स्तूप टीला भी कहा गया है। अब देखिए, एक इतिहास कर रहे हैं स्टुअर्ट पिगट। आप लोगों ने सामान्यतः किताबों में पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन से नगर थे, तो उसमें आज दो नगरों का नाम लिया जाता है, एक तो हड़प्पा है और दूसरा मोहनजोदड़ो है। लेकिन ये बात किसने कही है? ये बात कही है इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये संपूर्ण सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में कार्य करते थे। मतलब संपूर्ण सभ्यता का जो
कंट्रोल किया जाता था, जो शासन प्रशासन के नियंत्रित किया जाता था, वो इन्हीं दो स्थानों से किया जाता था। इसीलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वां राजधानी बताया है कि संपूर्ण सभ्यता की ये दो स्थल जो हैं जुड़वां राजधानी के रूप में कार्य करते थे। क्षेत्रफल की दृष्टि की यदि हम बात करें, इसकी अपनी एक विशेषता है कि संपूर्ण सभ्यता में जितने भी स्थल आज तक खोजे गए हैं लगभग 1500, उनमें से सेकंड लार्जेस्ट मतलब दूसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी हमने देखा कि जनसंख्या दृष्टिकोण से तो सबसे बड़ा है वो मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में भी दूसरे स्थान पर आता है मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सेकंड बड़ा मतलब दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। इसमें अब बात आती है कि प्रथम स्थान कौन सा है फिर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संपूर्ण सभ्यता का, तो वो है आपका गनेरी वाला। उसको भी हम नोट कर लेते हैं एक बार, गनेरी वाला। गनेरी वाला ये भी पाकिस्तान में ही है। ये स्थल जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संपूर्ण सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, और दूसरा स्थल है आपका मोहनजोदड़ो, और ये दोनों ही स्थल पाकिस्तान में हैं। यदि हम भारत की बात करें तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जैसे पाकिस्तान के दो सबसे बड़े स्थल हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, सबसे पहला है गनेरी वाला और दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो। उसी प्रकार से भारत में भी हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब इस देखते हैं कि हड़प्पा जो आपका मोहनजोदड़ो नामक स्थल है, यहाँ से किस प्रकार की खोजें की गई हैं। देखिए, इनको मैंने नोट किया है। सबसे पहला है एक सभागार, यहाँ से एक सभागार के साक्ष्य मिले हैं। एक तरीके से एक मीटिंग हॉल हमें बहुत बड़े पैमाने पर इसका साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय के साक्ष्य हमें मिले हैं। मोहनजोदड़ो नामक स्थान से हमें महाविद्यालय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक विशाल अन्नागार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा। पूछ लिया जाता है इसको कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो वो है वहाँ का विशाल अन्नागार। एक गोडाउन के रूप में कार्य करता था, मतलब जहाँ पर अनाज को जो है भंडारित किया जाता है। तो विशाल अन्नागार के साक्ष्य में मिले हैं। और संपूर्ण जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थल की सबसे बड़ी बिल्डिंग है विशाल अन्नागार। उसके बाद बृहद स्नानागार के साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें यहाँ से मिली है। एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जिसकी लंबाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक फैक्ट और बनता है, यहाँ से पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त कांसे की मूर्ति किस प्रजाति की है। ये फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये फैक्ट जो पूछा गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जो कांसे की नृत्य की मूर्ति हमें मिली है मोहनजोदड़ो नामक स्थल से, वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की। यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम इसको, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की कांसे की नृत्य की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देखिए, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजातियों के लोग निवास करते थे। उन सभी पर हम बात करेंगे। चारों प्रजाति के लोग जो है वो कौन कौन सी प्रजाति के लोग निवास करते थे। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें मिली है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की है। मतलब उस मूर्ति को देख के ऐसा लगता है कि उसकी जो प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक मोहरें। देखिए, हमने अभी देखा था हड़प्पा में कि सबसे अधिक अभिलेखीय मोहरें जो हमें मिली हैं वो हड़प्पा से मिली हैं। अभिलेखीय मोहरें मतलब जिन मोहर पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लिखित रूप में हमें कुछ साक्ष्य मिला है। लेकिन सबसे अधिक मोहरों की यदि हम बात करें तो वो मिली है हमें मोहनजोदड़ो नामक स्थान से ही। सबसे अधिक मोहरें, यदि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो हुई हैं आपकी मोहनजोदड़ो से। और यहीं से दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो प्राप्त हुई हैं हमें मोहनजोदड़ो से। पक्की सड़कों के साक्ष्य, देखिए अन्य स्थानों पर जितनी भी सड़कों के साक्ष्य हमें मिले हैं वो कच्ची ईंटों के मिले हैं। कच्ची ईंटों का पक्की मिट्टी के द्वारा जो है सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन पक्की ईंटों के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसकी नगर योजना अपने आप में एक विशिष्ट है। मतलब संपूर्ण सभ्यता में मोहनजोदड़ो की जो नगर योजना है वो सभी स्थानों से एक विशिष्ट स्थान रखती है। उसकी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, और वहाँ पर नगर की जो बसावट है वो हम देखेंगे जब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है
जब उस टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे तब हम इन सभी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो ये देखा हमने हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हमने स्टार्ट किया है और इसमें 7 स्थल हैं जिनको नगर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। उनमें आज हमने 2 स्थलों को डिस्कस किया है। सबसे पहला हड़प्पा नामक स्थल जो कि प्रारूप स्थल है, प्रारंभिक स्थल है सभ्यता का, और दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो। और ये दोनों ही स्थल रोमन राजधानी के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं, इतिहासकारों के द्वारा बताए गए हैं कि संपूर्ण सभ्यता का जो प्रशासन था वो यहीं से नियंत्रित, यहीं से कंट्रोल किया जाता था। उसके पश्चात हमारे 5 स्थल और बचते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उन 5 बाकी स्थलों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।